मेरा जन्म 1/1/1957 को जी। एक छोटा सा गांव कोचस के बगल में उज्ज्वलिया में हूँ। राजनीति और चुनाव लड़ने जैसे मतलब पढ़ाई करते वक्त ये सब दिलचस्पी कहाँ से मतलब कैसे शुरू हो गई? स्वभाव से ही हमारा आरजेडी के साथ सेंटिमेंट कैसे जुड़ता है आपका? राष्ट्रीय जनता दल में शुरू समय समाजवादी धारा का डॉक्टर लोहिया को मानता रहा। जी। ये सभी समृद्ध लोग गलत रास्ते पर बिहार को ले जाया जा रहा है, गलत रास्ते पर गलत बात को प्रचारित किया जा रहा है। क्यों नहीं नीतीश कुमार कहते हैं कि मैंने 20 साल में ये काम किया। आपने एक ही जात की बात कर दी, तो वो जात कौन सी है वो भी बता दीजिए। अब जात सरकारी है। विधायक बनने से पहले क्या कुछ किया आपने? 5 वर्ष के कार्यकाल में 17 महीना हम लोग रहे। 17 महीने से पहले की भी बात और बाद की भी बात करेंगे और 17 महीनों की भी बात। मेरे दृष्टिकोण में जी। आजादी के बाद जी। किसी भी विधानसभा में वो घटना नहीं घटी होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उसको अपमान आप नहीं कर सकते। मतलब अफसरशाही होने का आरोप आपकी सरकार अफसरशाही में चल रही है। इस राज्य के मंत्री को हैसियत नहीं है कि 1 सप्ताह में बीडीओ को हटा दें, और 5 को हैसियत है कि 1 घंटा में डीएम को हटा दें। 2 धुरी के लोग थे, एक दूसरे के साथ कभी राजनीति की नहीं, कभी आना चाहते नहीं थे, साथ में आए, सरकार बनाए। कैसा चला साथ में, कैसे आए, कैसे समन्वय बना, क्या कहते हैं? धुरी तो एक थी। उन 17 महीनों के कार्यकाल को कैसे आप 17 साल का कार्यकाल स्वर्णिम कार्यकाल था। मतलब बीजारोपण किया तेजस्वी यादव जी ने। एकदम। भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत जनगणना मान करके करवाने की बात करके विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया। कर दिया जी। आप जो कह रहे हैं कर दिया। तो मंडल के खिलाफ कमंडल लेके किसने चला? तो ये 5 वर्षों का मिला जुला सरकार का कार्यकाल मतलब कुछ हुआ समाज के लिए, कुछ हुआ विकास के लिए, कुछ हुआ, या फिर मतलब ऐसे ही व्यतीत हो गया ये 5 वर्ष? अब तो चुनाव आने वाला। आज कर्पूरी ठाकुर के लोग जयंती मनाते हैं। जगदेव प्रसाद की हत्या किसने किया? आज जगदेव प्रसाद की जयंती मनाते हैं। ये लालू प्रसाद की जयंती मनाएंगे जब लालू प्रसाद नहीं रहेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये लालू प्रसाद की जयंती मनाएंगे जब लालू प्रसाद नहीं रहेंगे। ये वो लोग हैं, इनकी कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है, इस सत्ता के लिए कहीं भी गिर सकते हैं। समाज पे क्या फर्क पड़ा, विकास पे क्या फर्क पड़ा? दिन होगा तो रात होना है, और रात है तो सुबह होना है। उस प्रक्रिया से सरकार चल रही है। विकास को वो नग्न मानते हैं आपके विधानसभा में, तो कैसे जवाब दें? मैं मेडिकल के क्षेत्र में, इसी विधानसभा से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हुआ करते थे बिहार सरकार में, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा था? उसके बाद आपको मौका मिला। मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा जी, और उनकी मैं आलोचना भी नहीं करूंगा जी। तो मतलब पहले से हॉस्पिटल नहीं थे? नहीं थे। मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की भी स्थिति अच्छी नहीं थी। अब मैंने बनवाया, देख लीजिए आप जाकर के कैसा है। आप ही के विधानसभा के आपके प्रतिद्वंदी ऐसा कहते हैं कि ये सारे कार्य तो केंद्र के हैं, मंत्रिमंडल केंद्रीय योजनाओं में सारे। जब ज्ञान नहीं है उनको, केंद्र का ही NH है। लोहिया जी के मकसद को या उनके विचारधारा को कहां तक सार्थक आपको लगता है कि इन 5 वर्षों में आपने कुछ किया उन विचारधारा को लेकर? जो मुझे करना चाहिए, लोहिया के विचार को जमीन पर लाना चाहिए, मैं नहीं ला सका। आप अपराध और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जबकि आपकी पार्टी को ही अपराधी और भ्रष्टाचारी का दोबारा झेलना पड़ता है। उसका हम जवाब नहीं देंगे। कैसे मैनेज करते हैं वहां पे जबकि सरकार आपकी नहीं है? जो विधायक कर्मठ होगा वो किसी भी दल का होगा। विपक्ष में होने के नाते आप लोग विपक्ष में हैं, तो मतलब किसी काम को लेकर के सचिवालय वगैरह में सुनवाई होती है या फिर थोड़ा? निश्चित। देखिए, इस राज्य में मंत्री को कोई पावर नहीं है। आप संतुष्ट हैं? पूर्णतः संतुष्ट हैं। दिनारा विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ किन मुद्दों पे चुनाव होने वाला है? आप लोग कौन से मुद्दे पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं? मेरा केवल एक मुद्दा है। बिहार में किस मुद्दे पे चुनाव होने वाला है? मतलब प्रदेश स्तर का मुद्दा क्या रखने वाला है? प्रदेश स्तर का मुद्दा भ्रष्टाचार है। मतलब मोदी जी के अच्छे कार्यों की मैं वहां अच्छे कामों का मैं कह रहा हूं कि उन्होंने अच्छा वहां काम किया है। मैं आपसे कह रहा हूं कि वहां उन्होंने बढ़िया बनाया है। बिहार के चुनाव में केंद्रीय मुद्दे कितना प्रभावी रहने वाले हैं? देश के लोग नकली प्रधानमंत्री को पहचान लिए हैं। सैनिक भी तो वही आगे भेजे तो फिर वापस क्यों बुला लिए? वक्फ संशोधन बिल से फायदा और नुकसान किसको, मतलब चुनाव पे कितना असर पड़ रहा है, किसको फायदा किसको नुकसान होने वाला? अब तो ये वक्त बताएगा। 25 से 30 फिर से नीतीश, और हम लोग का नारा है 25 से 30 फिनिश नीतीश। आरोप लगाते हैं आपके नेता पे, आपके चहेते उप मुख्यमंत्री पे कि नौमी फेल रटते रहते हैं। कैसे काउंटर करते हैं? कोई काउंटर करने की आवश्यकता नहीं। मतलब मानते हैं आप कि वो जो बोल रहे हैं वो सब?
नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका बिहार विधानसभा इलेक्शन ब्लूप्रिंट 2025। मैं हूं अविनाश राज सिंह और आप देख रहे हैं चुनावों पर हमारा खास कार्यक्रम परिचय पत्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परिचय पत्र एक डिजिटल वीडियो लाइब्रेरी है, जिस लाइब्रेरी में हम आपका परिचय करवाते हैं आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारी प्रस्तुत करने वाले संभावित प्रत्याशियों का, जिसमें होते हैं वर्तमान विधायक, पूर्व में प्रत्याशी रहे चेहरे और आने वाले समय में प्रबलता से दावेदारी प्रस्तुत करने वाले कुछ नए चेहरे। ऐसे ही क्रम को आगे बढ़ाते हुए, कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं 210 नंबर दिनारा विधानसभा से वर्तमान विधायक विजय कुमार मंडल जी। तो आज हम विजय कुमार मंडल जी से बातचीत करेंगे, इनका जीवन परिचय रिकॉर्ड करेंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। विजय कुमार मंडल जी, बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद आपके चैनल को भी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा पहला सवाल आता है अपना परिचय अपनी जुबानी। ऐसे में विजय मंडल जी, एक लंबी पारी जीवन की आपने जी ली है। पूर्व में आपने एमएलसी के इलेक्शन का भी चुनाव लड़ा, सौभाग्य दुर्भाग्य जीत हासिल नहीं हो पाई। आपने विधानसभा में दावेदारी की, चुनाव लड़ा, आपके प्रतिद्वंदी जो सरकार में मंत्री रहे उनको आपने पराजित किया और आप वर्तमान में विधायक हैं। तो जीवन की शुरुआत से आज तक की अगर बात की जाए, आपका जन्म कहां हुआ, पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा रहा, कैसे परिवार में आप पले बढ़े, प्रारंभिक शिक्षा कहां हुई, हायर एजुकेशन के लिए कहां गए, कैसे जीवनचर्या आपका आगे बढ़ा, कैसे जीवन आगे बढ़ा और आप यहां तक पहुंचे, चुनाव लड़े, विधायक बने। अगर इन सारी बातों को थोड़े संक्षिप्त और थोड़े विस्तृत अगर हम जानना चाहें तो कैसा रहा है आपका जीवन, कैसे शुरुआत की आपने और कैसे यहां तक पहुंचे? मेरा जन्म 1/1/1957 को जी, एक छोटा सा गांव कोचस के बगल में उज्ज्वलिया में जी। मेरे पिता स्वर्गीय शारदा सिंह जी, बड़े किसान थे जी, और बहुत प्रतिष्ठित आदमी थे। जी। उनका व्यापार भी था उस समय। और किस तरह का व्यापार? कपड़ा का व्यापार था। कपड़ा का व्यापार। जी, किसान भी थे जी, और वहीं से मेरी शुरुआत होती है। जी। मेरी प्रारंभिक पढ़ाई कोचस में हुई। जी। कॉलेज में पढ़ाई बगल में, मतलब प्राथमिक विद्यालय कोचस, उच्च विद्यालय कोचस, उच्च विद्यालय और कोचस, कोचस के बगल में सच्चिदानंद महाविद्यालय है, वहां से मैंने स्नातक किया। जी। उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दिया। जी। तो प्रारंभिक शिक्षा कोचस प्राथमिक विद्यालय और फिर आगे की शिक्षा कोचस में ही हायर एजुकेशन आपने लिया, ग्रेजुएशन किया आपने। स्कूल कॉलेज के जमाने की अगर कुछ बातें, कुछ मेमोरीज अगर आप साझा करना चाहें, कुछ यादें अगर आपको याद हो, कैसे उस टाइम में स्कूल कॉलेज में हुआ करता था, या मतलब उसमें भी मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ा। जी, पहला बार। जी, सच्चिदानंद महाविद्यालय में। जी। तो उसमें मैं चुनाव जीता। जी। उस कॉलेज के सेक्रेटरी थे रामधनी बाबू, उन्हीं के दामाद महेंद्र सिंह चुनाव लड़े हमारे खिलाफ, उनको हरा करके मैं चुनाव जीता। जी। राजनीति और चुनाव लड़ने जैसे मतलब पढ़ाई करते वक्त ये सब दिलचस्पी कहां से, मतलब कैसे शुरू हो गई? स्वभाव से ही हमारा राजनीति की तरफ झुकाव रहा। जी। और मैं चुनाव लड़ा, जीता भी, और 74 के आंदोलन में भी मैं जेपी के आंदोलन में भाग लिया। जी। और 1977 में जो पहला चुनाव हुआ इस दिनारा से, उस समय रामधेश बाबू एमपी से लड़े और उस चुनाव में हम लोग प्रचार किए उनका। जी। मतलब स्वाभाविक तौर पे आप पॉलिटिक्स में, मतलब स्टार्टिंग से ही एकदम क्रिस्टल क्लियर था ब्रेन की राजनीति में ही जाना है, राजनीति करना है। जी, मतलब एकदम युवा काल से। जी। इसके बाद में, उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ तो शिवपूजन से चुनाव लड़े 77 में, उसमें हम लोग भाग लिए। उसके बाद में नहीं, एक प्रश्न यहाँ पे मेरा मतलब रुक रहा है कि आपने जब अपने कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव लड़ा तो कौन सा संगठन क्या था वो, किस संगठन से, और मतलब जैसे राजनीति तो करना था, हाँ, लेकिन संगठन भी तो कुछ दिमाग में रहता होगा, कोई पार्टी दिमाग में रहती होगी। उस समय कोई छात्र संघ का चुनाव हुआ, उसमें पहले प्रतिनिधि का चुनाव था। जी। कॉलेज से, जी, क्लास से। जी।
कि प्रतिनिधि का चुनाव होगा और चुनाव के बाद वो लोग मिलकर के चेयरमैन का चुनाव करेंगे। लेकिन जब हम लोग प्रतिनिधि बन गए, इसके बाद चेयरमैन का डायरेक्ट चुनाव हो गया जी। मतलब उस वक्त में कोई पार्टी संगठन इस तरह की चीजें ना, उसमें ऐसे हम लोग की हमारी धारणा शुरू से हमारे राजनीति में प्रणेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रहे हैं जी, और लोहिया को मैं मान करके ही राजनीति शुरू किया। मतलब प्रेरणा स्रोत आप आज भी जी, मैं जहाँ सोता हूँ वहाँ डॉक्टर लोहिया को रखता हूँ। हाँ, मतलब आपके राजनीतिक प्रेरणा स्रोत राम मनोहर लोहिया रहे जी। तो आगे की कहानी कैसे चलती है फिर वहां से आप? उसके बाद में 80 में चुनाव हुआ जी, तो यहाँ से लोक दल से रामधनी सिंह चुनाव लड़े जी, उनके पक्ष में हम लोगों ने प्रचार किया जी। और लक्ष्मण राय जी यहाँ कांग्रेस से चुनाव लड़े, वो जीत गए। 85 में भी चुनाव हुआ, उसमें रामधनी सिंह और लक्ष्मण राय में लक्ष्मण राय जी जीत गए। और लक्ष्मण राय 90 में फिर चुनाव हुआ तो उसमें रामधनी बाबू जीत गए। तो उस धारा से हम लोग रहे। मतलब कंटिन्यूअसली हर राजनीति में हर चुनाव में आप दिलचस्पी लेते रहे, किसी न किसी को सपोर्ट करते रहे, प्रचार सपोर्ट करते रहे। इस इलाका में हम घूमते रहे, गांव गांव में हम लोग का संबंध रहा इस इलाके से, और यहीं से हम लोग राजनीति शुरू की। दिनहरे हम लोग का कर्मभूमि था, यहीं से हम लोगों ने राजनीति शुरू किया, यहीं से राजनीति का खत्मा भी होगा। मैं राजनीति छोड़ूंगा तो यहीं से छोड़ूंगा। और उसके बाद फिर चुनाव हुआ, मैं पार्टी के लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री जब बने तो मैं बिहार इस जिले के विश्वत्री के पहला उपाध्यक्ष बना, उन्होंने मुझे उपाध्यक्ष बनाया। उसके बाद में मैं इस जिले में दो बार कोऑपरेटिव राजनीति में रहा और सासाराम भगवा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहा। बिहार राज्य आवास बोर्ड के मैं डायरेक्टर रहा दो बार। इन सब पदों पर मैं रहा और चुनाव में पहली बार लड़ा MLC का, जो आपने चर्चा किया जी। हाँ, चूंकि उस समय धन बल का चुनाव, आज भी धन बल का चुनाव है जी, तो हम लोग के पास पैसा नहीं था, फिर भी मैं टक्कर दिया और थोड़े वोट से मैं हार गया। फिर इसके बाद में पहले चुनाव लड़ा मैं, और हमको लगता है कि बिहार में सबसे कम पैसा में खर्च करके मैं चुनाव जीता। विधानसभा की बात करें आप 2020 की जी। लालू प्रसाद यादव जी CM बने, उस वक्त की आपने चर्चा की। RJD के साथ सेंटिमेंट कैसे जुड़ता है आपका? मतलब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ झुकाव कब बढ़ा और कैसे आप राष्ट्रीय जनता दल में आए? राष्ट्रीय जनता दल में शुरू समय समाजवादी धारा को डॉक्टर लोहिया को मानता रहा जी, और लोहिया के विचारधारा को मैं शुरू से मानते रहा, और लोहिया के धारा को लालू प्रसाद मानते रहे, लोहिया के पैटर्न पर चलते रहे, अंबेडकर साहब के पैटर्न पर चलते रहे। तो इसलिए हम लोग इनके तरफ झुके और इनके धारा को हम लोगों ने मजबूत करने का काम किया जी। मतलब कहीं ना कहीं राम मनोहर लोहिया जी के से प्रेरित होकर के उनके ही पैटर्न को फॉलो करते हुए RJD को आपने देखा सेंटिमेंट यहाँ पे जुड़ा। और लोहिया ने जो काम किया जी, लोहिया ने 2 नारा दिया इस देश में जी। डॉक्टर लोहिया ने बाधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60 का नारा दिया उसने जी। और लोहिया ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। शिक्षा को उन्होंने दिया। आज अगर लोहिया की बात मान ली गई होती और देश में एक शिक्षा व्यवस्था की गई होती तो आज इतना समानता नहीं होता, ये आरक्षण की मांग नहीं होती, सब बराबरी का पढ़ाई पढ़ता, सब एक स्कूल में पढ़ता। आज जो पिलानी में पढ़ रहा है, जो स्कोट में पढ़ रहा है, यहाँ एक बच्चे को पढ़ाने में 2.5 लाख से 3 लाख रुपया खर्च होता है, और दूसरी तरफ हम उस विद्यालय में हमारे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ अंग्रेजी के शिक्षक हैं तो गणित के नहीं है, गणित के हैं तो संस्कृत के नहीं है, संस्कृत के हैं तो भूगोल के नहीं है। वो एक बच्चा यहाँ भी पढ़ता है और एक बच्चा वहां भी पढ़ता है। मतलब ऐसी असमानताएं हैं। तो असमानता को दूर करने का, लोहिया कोई गरीब परिवार से नहीं थे। इस देश में गरीबों की जो लड़ाई लड़ा है सब समृद्ध लोगों ने लड़ा है। और ये लोग जो कहता है जातवाद, लोहिया मारवाड़ी परिवार से थे और उन्होंने उस समय लंदन की शिक्षा ग्रहण किया। तो जिस समय देश आजाद नहीं था, लंदन कोई, यहाँ हम लोग ससराम और पटना जाना सोचते थे, वो आदमी लंदन में पढ़ा। देश की आजादी की लड़ाई कौन लड़ा? गांधी लड़े, लोहिया लड़े, अंबेडकर लड़े, नेहरू लड़े, बाबा साहब अंबेडकर लड़े, कृपलानी लड़े। ये कौन लोग थे? ये सब बड़े लोग थे जो विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण के। पटेल लड़े, राजेंद्र बाबू लड़े, जयप्रकाश नारायण लड़े। ये सब लोग विदेश में जब अपमानित हुए कि तुम्हारा देश गुलाम है, तो यहाँ आए तो उन्होंने देश की चिंगारी को आगे बढ़ाया और देश में आंदोलन खड़ा किया कि हमारा देश गुलाम नहीं रहेगा, गुलामी से मुक्त। गांधी कोई साधारण परिवार से थे, वो जागीरदार के बेटा थे, लेकिन ये सभी समृद्ध लोग थे। सभी समृद्ध लोग थे। और आरक्षण का भी लड़ाई, आरक्षण भी दिया कौन?
शिक्षा में आरक्षण दिया अर्जुन सिंह जो राजा था, बीपी सिंह जो राजा था। एक गरीब परिवार के लोग थोड़े थे, लेकिन उन्होंने गरीब की बात को समझा और गरीब को दिया। अब देखिए बिहार में जो राजनीति हो रही है, गलत रास्ते पर बिहार को ले जाया जा रहा है, गलत रास्ते पर गलत बात को प्रचारित किया जा रहा है। क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं नीतीश कुमार कहते हैं कि मैंने 20 साल में ये काम किया। आप ये नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 2005 से पहले क्या था। मैं मानता हूं 2005 से पहले बहुत बढ़िया नहीं था, तभी ना आपको राज दिया गया। तो आपको अपनी बात कहना चाहिए कि 20 साल बहुत लंबा समय होता है। 20 साल में आपने कौन कौन उपलब्धि किया, ये मैं जानना चाहता हूँ। मतलब आप ये सवाल उठा रहे हैं? अभी मुख्यमंत्री जी आए थे जिला में यात्रा में। जी, मुख्यमंत्री जी जिला में उन्होंने सारे लोग, हम भी उनका स्वागत किए जी। शेरशाह की भूमि, बाबू कुंवर सिंह की भूमि पर हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लेकिन उन्होंने पुनः यह सवाल को उठाया कि 2005 से पहले कुछ था। वो तो हर कार्यक्रम में लगभग कर रहे। मैंने कहा कि 2005 से पहले मुख्यमंत्री जी था जी, मुख्यमंत्री जी 2005 से पहले था। मतलब उनके उस रैली भाषण का जवाब आप यहाँ से कड़ा जी, मैंने कड़ा विरोध किया, कहा कि था। आप 20 साल से हैं, अपनी उपलब्धि बताइए। 2005 से पहले बताने की आवश्यकता नहीं। मैं यहाँ से 5 साल से एमएलए हूँ, मैं अपनी उपलब्धि बताऊंगा। मैं ये नहीं बताऊंगा कि हमसे पहले वाला क्या किया, मैं ये नहीं बताऊंगा मैंने क्या किया 5 वर्ष में, मैंने वो बताऊंगा। उसी तरह से मैंने कहा कि था। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय किसने बनाया, बक्सर को जिला किसने बनाया, भभुआ को जिला किसने बनाया, सोन का आधुनिकीकरण किसने किया, महिला कॉलेज सासाराम में किसने बनाया, डिहरी का महिला कॉलेज किसने बनाया, डिहरी को अनुमंडल किसने बनाया, कोचस को प्रखंड किसने बनाया, मोहनिया को अनुमंडल किसने बनाया, उन्नाव को प्रखंड किसने बनाया, डुमराव को अनुमंडल किसने बनाया, ये कौन बनाया। कैमूर का जो कलेक्टोरेट है, बिहार का नमूना है, उसको किसने बनाया। मैं ये नहीं कहता हूं कि उन्होंने स्वर्ग बना दिया। और लालू प्रसाद इसलिए नहीं जाने जाते हैं कि विकास के प्रतीक थे। लालू प्रसाद इसलिए जाने जाते हैं कि उन्होंने सामाजिक बदलाव किया। आज क्या है, इसी प्रखंड पर चली जाइए। मैं एमएलए हूं, कहने में मुझे शक्ति नहीं है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार की बहुमूत्री बह रही है। कौन पोस्टिंग कर रहा है सीओ का, कौन पोस्टिंग कर रहा है वीडियो का, कौन पोस्टिंग कर रहा है इस जिले में, कहने में शक्ति नहीं हो रही है। इस जिला के 3 अनुमंडल हैं और उसी जात का 3 एसडीओ है। एक जात का एसडीओ है तीनों अनुमंडल में। यहाँ का कलेक्टर उसी जात का है, यहाँ का एडीएम उसी जात का है। क्या है ये, क्या है? एक जात का 3 अनुमंडल और तीनों में एसडीओ एक जात का, कलेक्टर उसी जात का, एडीएम उसी जात का, और कोई सवाल नहीं उठा रहा है सवाल। और ये कह रहा है कि लालू प्रसाद जातिवादी थे। जब लालू प्रसाद थे यहाँ तो कलेक्टर और तीनों एसडीओ जादव थे। मैं सवाल खड़ा करता हूं जी, लेकिन आज तो है, तो इस सवाल को कोई नहीं उठा रहा है। कितना शर्म भी लगना चाहिए, शर्म को शर्म आनी चाहिए कि एक जात का 3 अनुमंडल, 3 अनुमंडल और तीनों अनुमंडल पदाधिकारी उसी जात का। जी, आपने एक ही जात की बात कर दी, तो वो जात कौन सी है वो भी बता दीजिए। अब जात सरकारी है जी, जो सरकारी जात है जी। नहीं, आप एक जात बोल रहे हैं इसलिए बार बार कि तीनों एक ही जात के हैं। एक ही जात के, तो वो कौन से जात? वो सरकारी जात। सरकारी जात, तो वो तो सभी सरकारी जात हैं। नहीं, सभी नहीं है, जो सरकार के मालिक है उन्हीं के जात। मतलब आप कोयरी कुशवाहा की बात कर रहे हैं? कोयरी कुशवाहा को तो कुर्मी कुशवाहा की बात। अब जो इस जिला में कुशवाहा एक अफसर नहीं है, सचिवालय में एक अफसर नहीं है कुशवाहा। वोट भले लोग देते हैं, जो 2 पहले से थे जी और एक कल परसों में आए जी। साथ सबका विकास, सबका विश्वास जी, यही है जी। चलिए, काफी मतलब आप एग्रेसिव मोड में हैं, एकदम फ्रंट फुट पे बैटिंग करने के मूड में है, अच्छी बात है। सवालें आएंगी, आप जवाब देंगे, लेकिन थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल मैं और आपसे लेना चाहूंगा, पर्सनल आपके व्यक्तिगत ये से, कि आपने मतलब ग्रेजुएशन किया, पारिवारिक जीवन के विषय में थोड़ा बताइए। मतलब शादी कब हुई, बच्चे कितने हैं, कैसे परिवार कैसे चल रहा है, धर्मपत्नी समाज सेवा में वो भी जुड़ी हुई है या फिर घर गृहस्थी देखती हैं? तो शादी ब्याह के विषय में थोड़ा पारिवारिक जीवन के विषय। पारिवारिक जीवन में 1974 में मेरी शादी हुई। हाँ, मुझे 2 बच्चे हैं जी, 2 बेटे हैं जी।
मेरी पत्नी 2 साल पहले इस दुनिया को छोड़ के चली गई जी। हाँ, और 2 बच्चे हैं जी। दुख की बात है ये, अफसोस है हमारे को भी इस बात से जी। तो मतलब अब आपकी धर्मपत्नी नहीं है, 2 बच्चे हैं और सभी सेटल्ड हैं अपने। जी, आपने एमएलसी का चुनाव लड़ा, काफी सारा पॉइंट्स आपने काफी रेज कर दिए हैं पहले ही, मैं एकदम इंटरव्यू को का माहौल गर्म कर दिया है, हम लोग वहां पे पहुंचेंगे। लेकिन थोड़ा सा व्यवहारिक तौर पे हम लोग बातचीत करते हुए अगर आए तो जब आप राजनीति में आए, जैसे आपका जो क्षेत्र है दिनारा, आपने कहा कि एकदम स्टार्टिंग से ही पॉलिटिक्स यहीं से शुरू हुई, यहीं से समापन होगा, यहीं से सारी राजनीति हमने की। तो आप कोई और नेता भी जब चुनाव लड़ा करते थे उनके लिए भी आप लोगों ने जनसंपर्क किया, उनके लिए भी कार्यक्रम चलाए, तैयारियां की, प्रचार किया, मतलब राजनीति में दिलचस्पी युवा काल से ही थी तो राजनीति तो करते ही रहे। तो मैं इस 5 वर्ष की बात नहीं कर रहा हूं जब आप विधायक हैं, इससे पहले जब आप विधायक नहीं थे, राजनीति से जुड़े हुए थे, तो कुछ राजनीतिक महत्वपूर्ण कार्यों की बात की जाए कि जिसके लिए आप लोगों ने आंदोलन किया व्यक्तिगत तौर पे, कि आपने क्या कुछ किया अपनी राजनीतिक जीवन में, तो क्या महत्वपूर्ण कार्य रहे? इस 5 वर्ष से पूर्व की बात कर रहा हूँ। इस 5 वर्ष में तो मैं आऊंगा कि रिपोर्ट कार्ड क्या रहा, लेकिन इससे पहले कि आपके राजनीतिक जीवन पे अगर प्रकाश डाली जाए आपके पूरे जीवन काल पे, तो विधायक बनने से पहले क्या कुछ किया आपने, क्या कुछ राजनीतिक जीवन की उपलब्धता क्या? 5 वर्ष के कार्यकाल में 17 महीना हम लोग रहे जी सत्ता में। 17 महीने से पहले की भी बात और बाद की भी बात करेंगे और 17 महीनों की भी बात। मेरे दृष्टिकोण में जी इस 5 साल का कार्यकाल जी विकास का कार्यकाल नहीं रहा, चूंकि जी माननीय मुख्यमंत्री जी हर चीज को राजनीति से जोड़ते हैं और हर चीज को राजनीति से काम करते हैं जी। इनके कार्यकाल में जो घटनाएं घटी, जो विधानसभा में घटना घटा जी, आजादी के बाद जी किसी भी विधानसभा में वो घटना नहीं घटी होगी जिसमें पुलिस बुलाया गया, लाठीचार्ज कराया गया विधायकों पर। हमको लगता है आजादी के बाद किसी विधानसभा में यह पहली घटना है जहां पुलिस का प्रवेश हुआ और कलेक्टर और एसपी का प्रवेश हुआ। कभी नहीं होता था, अध्यक्ष सब कुछ होता था, सरकार विधानसभा अपना निर्णय करता था, विरोध करने का अधिकार सबको है, विरोध करने का अधिकार, अपनी बात को रखने का अधिकार सबको है। तो उस समय जब विरोध हो रहा था तो वो उनको सदन को रोक देना चाहिए था घंटा 2 घंटा के लिए, अध्यक्ष को ये अधिकार है, 1 दिन के लिए बंद कर देते। लेकिन जिस तरह से वहां पर पुलिस बल का प्रयोग किया गया और जो 2-3 घटनाएं ऐसी घटी ये मतलब आपके 17 महीनों के कार्यकाल के पहले की बात है। उसमें विधानसभा में स्पीकर थे विजय कुमार सिन्हा, उनके साथ और अभी के जो सम्राट चौधरी हैं उनके साथ जो हुआ विधानसभा में, मुझे लगता है इससे शर्मनाक घटना और नहीं हो सकती है। स्पीकर को सम्राट चौधरी जी ने कहा कि बेचैन मत होइए, व्याकुल मत होइए, अपनी सीमा को मत लांघिए। यह कहना विधानसभा की गरिमा के साथ अपमान था और स्पीकर उठ के चले जाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं करते। ये साधारण घटना नहीं है, ये विधानसभा के इतिहास में, जबकि ये बोल रहे थे उस समय हम लोग सदन में थे कि आप बात वापस ले लीजिए। एक घटना एक बहुत शर्मनाक घटी। दूसरी घटना घटी कि विधानसभा में नीतीश कुमार जी ने जीतन राम मांझी जी को जिस शब्दों का प्रयोग किया वो विधानसभा में नहीं होना चाहिए था, कि तुम्हारा क्या हैसियत था, मैंने तुमको बनाया, तुमको कुछ मालूम है, तुमको कोई जानकारी है कि हम नहीं करें। और रिकॉर्डेड है विधानसभा जी, विधानसभा में रिकॉर्डेड है। यह शब्द का उपयोग निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी बनाए, उनको बनाने के बाद जो कोई हमको यहाँ की जनता बनाया, तो जनता जो कहेगी वो हम नहीं करेंगे। जनता के भलाई के लिए मैं काम करूंगा, तो हमारे 4-5 लोग कहेंगे कि इसको ये काम कीजिए, तो मैं नहीं करूंगा। मुझे समझ में है कि मैं कौन काम करूंगा जो जनता का हित का है। तो मुख्यमंत्री निश्चित रूप से आप बनाए, लेकिन अपमानित करने के लिए नहीं बनाए। आप क्यों बनाए उसको? और उसके बाद उनको हटाने के लिए उन्होंने प्रयास किया, लालू प्रसाद जी से उन्होंने समर्थन लिया उस समय, तब जाकर के मांझी जी हटे। और मेरे दृष्टिकोण में लालू जी अपने जीवन का सबसे गलती काम वही किया कि मांझी जी को उन्होंने नीतीश जी का साथ दिया। उस समय नीतीश का साथ नहीं देना चाहिए था।
मतलब आपकी अपनी पार्टी की बात आप कर रहे हैं? मेरी पार्टी वही जो विधानसभा घटनाएं हैं, विधानसभा घटना मेरा राय है। लालू जी ने जो किया वो सब माना, लेकिन मेरी राय में ऐसा नहीं होना चाहिए था। कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उसको अपमान आप नहीं कर सकते। कोई मंत्री बनाता है कोई एक आदमी। मोदी जी बनाए हैं किसी को मंत्री, उस मंत्री को गाली दीजिएगा, इसके लिए अब थोड़े बनाए। अभी जो व्यवस्था है, व्यवस्था सब खत्म है। कहीं कोई कानून नहीं है, कहीं कोई व्यवस्थित नहीं है। राज की स्थिति दयनीय है। आप सब लोग बड़े पत्रकार हैं, जानते हैं इस राज को कौन चला रहा है। 4 अफसर चला रहे हैं। आप मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, दीपक कुमार से नहीं मिल सकते हैं। आप मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं तो 5 लोग हैं जो अफसर, दीपक कुमार, अनुपम कुमार जो हमारे यहाँ डीएम थे, ये लोग 2-3 और लोग हैं, ये लोग राज को चला रहे हैं। वो कलेक्टर को घंटा भर में बदल देंगे, कलेक्टर को घंटा भर में बदल देंगे। और इस राज्य के मंत्री को हैसियत नहीं है कि 1 सप्ताह में बीडीओ को हटा दें, और 5 को हैसियत है कि 1 घंटा में डीएम को हटा देगा। मतलब अफसरशाही होने का आरोप, आपकी सरकार अफसरशाही में चल। चेक मैं नहीं कह रहा हूं। यहाँ आप यह उपाध्यक्ष हैं, इनसे पूछिए कि यहाँ इस ब्लॉक का, इनके एथु का क्या स्थिति है। अफसर किसी को कोई समझ रहा है? खुलेआम तय है कि किस चीज में कितना पैसा देना, ये स्थिति हो गई। आप लोगों का भी 17 महीना आया है इसमें, मतलब जब स्टार्टिंग में ऐसी या बहुत तरह की बातें की गई, एकदम कभी एक दूसरे 2 धुरी के लोग थे, एक दूसरे के साथ कभी राजनीति की नहीं, कभी आना चाहते नहीं थे, साथ में आए, सरकार बनाए, कैसा चला? साथ में कैसे आए, कैसे समन्वय बना, क्या कहते हैं? धुरी 2 नहीं है, धुरी 1 थी। धुरी तो 1 थी। नीतीश कुमार का शुरुआत, राजनीतिक पैदाइश इसी धारा से हुई है। आप समाजवाद की बात करें? वो समाजवादी थे, समाजवाद की धारा से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की। उन्होंने जनता पार्टी से लड़ा, 1977 में हार गए, 80 में लड़े, हार गए। 77 में हारना ये साधारण बात नहीं है। किसी औरे गौरे को जो टिकट मिला एमएलए बन गया, लेकिन नीतीश कुमार हार गए। 80 में भी हार गए। किससे? अरुण चौधरी से। कौन अरुण चौधरी है आप जानते हैं? अरुण चौधरी इस राज्य का सबसे बड़ा जो हत्याकांड हुआ था उसके मुख्य अभियुक्त थे, बेलची कांड, जिस पर इंदिरा गांधी हाथी पर चढ़कर गई थी। उससे समझौता करते हैं तब 85 में चुनाव जीतते हैं। छोड़ दिया सीट तभी चुनाव लड़े तो चुनाव जीतते हैं। और 2 धारा नहीं है, धारा 1 है। लेकिन नीतीश कुमार किसी धारा को मानने वाले नहीं है। ये सत्ता को मानने वाले हैं, धारा को मानने वाले नहीं है। धारा पर राजनीति नहीं करते हैं। जो ये बयान देते हैं कि मैं मर जाना कबूल करूंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, इस भाजपा में वो कहीं भी जा फिर राजद में आ सकते हैं। ऐसे ही कुछ बयान राजद के लिए भी दिया करते हैं। नहीं, हाँ, वो आदमी कहां उसका मामला पटेगा वहां चला जाता है। उसका कोई नीति, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई बात नहीं है। उन 17 महीनों के कार्यकाल को कैसे आप? 17 साल का कार्यकाल स्वर्णिम कार्यकाल था, जिसने शुरुआत किया कि मैं नौकरी दूंगा, जो वादा किया था तेजस्वी ने, उसको उसने अपने कैबिनेट में रखवाया और नीतीश कुमार से कबुलवाया। ये उसकी बड़ी उपलब्धि है। और उसके बाद आप पटना के गलियों में देख रहे हैं, रोजगार का मतलब बैनर लगता है। वो तो करते हैं माननीय मुख्यमंत्री। नहीं भाई, काम तो सभी, मतलब मुख्यमंत्री होने के नाते हमने किया। हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री ये करते हैं, लेकिन पहले क्यों नहीं होता था? ये 17 महीना से पहले ये नौकरी की बात क्यों नहीं? ये कहते थे कि आपके बाप नौकरी देगा, कहां से पैसा आएगा? कहां से पैसा आ गया? और आज अब नौकरी कहां से मिलने लगा? मतलब बीजारोपण किया तेजस्वी यादव जी, एकदम रोजगार का उन्होंने बीजारोपण किया। उन्होंने जातीय जनगणना कराया, उन्होंने 65% तक आरक्षण दिलवाया। तो ये उपलब्धि थी उनकी। आपने बीच में 2-3 बातें, मतलब जातिगत जनगणना की भी बात कर दी,
जातिगत जनगणना पे मैं आता हूँ। आप उसको तेजस्वी यादव जी की उपलब्धि मान रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल की उपलब्धि मान रहे हैं, नीतीश कुमार जी उसको अपनी उपलब्धि मानते हैं, और अब तो वर्तमान में केंद्र सरकार ने भी उस जातिगत जनगणना पे अपनी हामी भर करके और उसको अपनी उपलब्धि, या फिर मैं यूं कहूं कि कथित तौर पे ऐसा कहा जा रहा है कि विपक्ष से जातिगत जनगणना, भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत जनगणना मान करके, करवाने की बात करके विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया। वो कर दिया, आप जो कह रहे हैं कर दिया। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि जब बीपीसी इस देश के प्रधानमंत्री थे तो देश में मंडल कमीशन लागू हुआ ना? तो मंडल के खिलाफ कमंडल लेके किसने चला? और कौन था जिसने कमंडल लेकर के देश को तहस नहस करने का प्रयास किया? ये लोग सत्ता के लिए कुछ कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी या मोदी जी सत्ता के लिए कुछ कर सकते हैं। मंडल कमीशन का आज आप लोग समर्थन करते हैं। ये वो लोग हैं जो कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाते हैं, और उस कर्पूरी ठाकुर को ठाकुर प्रसाद और कैलाशपति मिश्रा ने बांह पकड़ करके कुर्सी से खींच दिया। उस कर्पूरी ठाकुर को गद्दी से हटाने वाला कौन था? आज कर्पूरी ठाकुर के लोग जयंती मनाते हैं। जगदेव प्रसाद की हत्या किसने किया? आज जगदेव प्रसाद की जयंती मनाते हैं। ये लालू प्रसाद की जयंती मनाएंगे जब लालू प्रसाद नहीं रहेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये लालू प्रसाद की जयंती मनाएंगे जब लालू प्रसाद नहीं रहेंगे। ये वो लोग हैं, इनकी कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है, ये सत्ता के लिए कहीं भी गिर सकते हैं। तो ये 5 वर्षों का मिला जुला सरकार का कार्यकाल, मतलब कुछ हुआ समाज के लिए, कुछ हुआ विकास के लिए, कुछ हुआ, या फिर मतलब ऐसे ही व्यतीत हो गया ये 5 वर्ष? अब तो चुनाव आने वाला है। 5 वर्ष इतिहास लिखेगा तो उसमें लिखेगा कि भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ सरकार रहा, करप्शन का सरकार रहा, अफसरों की पोस्टिंग में बेईमानी का सरकार रहा, कोई पारदर्शिता नहीं, गिन गिन करके अपने लोगों को पोस्टिंग किया जाता है। जो ईमानदार लोग हैं सचिवालय में सड़े हुए, वो किसी भी वर्ग के हैं, उनकी पोस्टिंग नहीं होती है। कुर्मी में भी एक केडी सिन्हा थे जो नालंदा के थे, ईमानदार चर्चित अफसर थे, उनको इन्होंने क्यों नहीं मुख्य सचिव बनाया? क्योंकि वो गलत मानने वाले नहीं थे, उनको मुख्य सचिव नहीं बनाए। तो इनको तो पॉकेट का आदमी चाहिए। ये पहला मुख्यमंत्री है कि मुख्यमंत्री रिटायर होता है तो उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे देते हैं। जितना मुख्य सचिव इनके रिजीम में रिटायर हुआ उस सबको कैबिनेट मंत्री का सुविधा देकर के, बंगला देकर के, गाड़ी देकर के नवाजते हैं। कभी किसी को लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बना देते हैं, किसी का बिजली बोर्ड का चेयरमैन बना देते हैं, किसी का किसी चीज का चेयरमैन बना देते हैं, और उसको सब कैबिनेट मंत्री का सुविधा देते हैं। मतलब अफसरशाही सरकार चल रही है एकदम। इसमें मुझे कहने में कोई अत्युक्ति नहीं है कि यह सरकार अफसरों की है और मुख्यमंत्री के पास कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री को मालूम ही नहीं होता है कि किसका पोस्टिंग होता है, किसका ट्रांसफर होता है, कहां जाना है। लोग ले जाते हैं और लिख कर देते हैं, वही 2 लाइन बोल करके इनको बैठा दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री को तो कोई ज्ञान ही नहीं है। समाज की बात की जाए, विकास की बात की जाए, तो कितना हानि समाज को हुआ, विकास कितनी बाधित हुई इन 5 वर्षों में? जब आप ऐसे बोलते हैं कि अफसरशाही की सरकार है, मुख्यमंत्री को कुछ पता नहीं है, तो समाज पे क्या फर्क पड़ा, विकास पे क्या फर्क पड़ा? विकास तो रुक गया। ये तो प्रक्रिया है, दिन होगा तो रात होना है, और रात है तो सुबह होना है। उस प्रक्रिया से सरकार चल रही है। सरकार चल रही है, सरकार को कोई चला नहीं रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार चलाने वाला कोई बैठे जो सरकार को चलाए। ये सरकार चल नहीं रही है, इस सरकार अपने आप चलाई जा रही है। चलाने वाले सरकार की जरूरत है, और वो आदमी तेजस्वी यादव है जो अभी चलाए। नेतृत्वकर्ता की जरूरत है। आज नेतृत्व विहीन है बिहार। चलिए, बिहार की बात हुई, एक बार हम लोग फिर से वापस लौटते हैं आपके विधानसभा यानी कि दिनारा 210 नंबर विधानसभा की बात करते हैं। आपके रिपोर्ट कार्ड की बात की जाए, आपके 5 वर्षों की बात की जाए, कैसा रहा आपका 5 वर्ष का कार्यकाल? कितना विकास हुआ क्षेत्र? जबकि आपके विरोधी, या फिर यूं कहूं कि आपके प्रतिद्वंदी ऐसा बोलते हैं, मतलब विकास को वो नग्न मानते हैं आपके विधानसभा को, तो कैसे जवाब दें? मैं मेडिकल के क्षेत्र में
मैंने पहले तो एक प्रश्न, इससे पहले मैं हाँ। आप अपने बारे में बताएंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे दिमाग से निकल रहा है तो मैं वो रखूं कि इसी विधानसभा से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हुआ करते थे बिहार सरकार में, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा था? उसके बाद आपको मौका मिला, तो थोड़ा डिफरेंशिएट करने में, थोड़ा तुलनात्मक बात करने में शायद ज्यादा चीजों को समझ में आया लोगों को। तो पहले तो वो उनका कार्यकाल बताइए, जो कि 5 वर्ष वो रहे नहीं थे शायद। मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा और उनकी मैं आलोचना भी नहीं करूंगा। नहीं, केवल एक बात कहूंगा, उनके जिस विभाग के बारे में आपने चर्चा किया, वो चाहते थे कि पॉलिटेक्निक कॉलेज दिनारा में बने, लेकिन उनकी हैसियत नहीं थी यहाँ बनवाने का। वो चला गया करहगर विधानसभा के खड़ारी में। वो मंत्री रह करके भी यहाँ नहीं, चाहते थे कि हम बनवा दें यहाँ पर, लेकिन वो नहीं बनवा सके। उनकी यही हैसियत थी, इसलिए मैं उन पर उनकी आलोचना भी नहीं करूंगा, उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं अपनी बात बताता। सहकारिता के मंत्री रहे तो उन्होंने कोई यहाँ कोई उपलब्धि उनकी नहीं है, कोई ऐसा किया हो। यहाँ गोदाम जो बना है नटवार में, वो जगतानंद सिंह का देन है। जो गोदाम बना है दिल्ली से, ये बड़ा गोदाम बना है, वो जगतानंद सिंह का देन है। मैं अपने रिजीम में क्या किया, मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने दिनारा और सुरपुरा में 30-30 बेड का हॉस्पिटल बनवाया। कोयरिया में 5 बेड का मैंने हॉस्पिटल बनवाया। करहसी में, डेढ़गांव में मैंने, और अन्य जगहों पर करीब 25 जगहों पर मैंने छोटे छोटे हॉस्पिटल गांव-गांव में बनवाया। वो उसकी मैं, तो मतलब पहले से हॉस्पिटल नहीं थे? यहाँ 5 बेड का हॉस्पिटल था दिनारा में, इसको मैंने 30 बेड में बनवाया। सुरपुरा में 5 बेड का था, उसको मैंने 30 बेड में बनवाया। मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की भी स्थिति अच्छी नहीं थी, अब मैंने बनवाया। देख लीजिए आप जाकर के कैसा है ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में। रोड के क्षेत्र में मैं बड़ा बड़ा रोड का नाम बताता हूं आपसे। परमडीह से विक्रमगंज, परमडीह से विक्रमगंज दावत ब्लॉक में है। विक्रमगंज पड़ जाएगा काराकाट में, बॉर्डर तक। कौवा खोज से बाराडीह करीब लगभग 30 किलोमीटर होते हुए नोखा तक। यहाँ से चलिएगा सीधे नोखा पहुंच जाइएगा। ये सभी आरोप लगाते हैं सड़क। मैंने गुनसेज से, मेदनीपुर से गुनसेज होते हुए नोखा तक सड़क का निर्माण कराया। मैं कह रहा हूं, इसको आप दिखवा लीजिए। तो ये बड़ा बड़ा रोड है। सुरतापुर से लेकर के NH-30 गौरा तक नरक था, कोई वो ट्रैक्टर भी नहीं चलता था। आज स्वर्ग बन गया है। ये 30-30 किलोमीटर का रोड, अब 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 9 किलोमीटर का रोड तो मैं 50 को बनवाया हूं। कोई विकास पर अगर कोई चुनाव लड़ेगा तो मुझे चुनाव प्रचार नहीं करना है। जी, आप इस सड़क की बात कर रहे हैं, आपके प्रतिद्वंदी ऐसा कहते हैं, आप ही के विधानसभा के आपके प्रतिद्वंदी ऐसा कहते हैं कि ये सारे कार्य तो केंद्र के हैं, मंत्रिमंडल केंद्रीय योजनाओं में सारे। जब ज्ञान नहीं है उनको, केंद्र का ही NH है, केंद्र का ही NH है, वो नहीं है, वो तो बिहार सरकार का है, केंद्र का नहीं है। और वो विधायक के अनुशंसा पर होने वाला है, लड़ करके हमने लाया है। और यही काम और विधानसभा में क्यों नहीं हुआ जो मैंने किया? जितना मैंने यहां करवाया पूरा जिला में बना होगा। पुल मैंने बनवाया 5-7, अभी टेंडर होने जा रहा है। इसके बाद में मैंने नहर के क्षेत्र में, यहां 30 बरस से नहर का कोई देखने वाला नहीं था। जाके देख लिए, बक्सर लाइन देखिए, गढ़िया लाइन देखिए, साथ लाइन देखिए, भोजपुर राजबाहा देखिए, केसठ 1 देखिए, केसठ 2 देखिए, केसठ 3 देखिए। देखने का अभी काम लगा है। मैंने मल साहब को धन्यवाद देता हूं, जो बिहार के कमिश्नर हैं, सिंचाई आयुक्त हैं। उन्होंने मुझसे, मैं लड़ करके लाया हूं, और मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे दिया, और अब सारा काम हुआ है। बिजली के क्षेत्र में कभी 200 का ट्रांसफार्मर यहाँ नहीं लगता था। यह उपाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, यहाँ सारे दिनारा के तार बदले जा रहे हैं। मैं चेयरमैन से आदेश करवाया। मैं सुरजपुरा में, दावत में, बभनौल में, हर जगह मैंने 200 का ट्रांसफार्मर लगवाया।
5 kVA का नटवार में और यहां मैं लगवाया कि लाइन का शॉर्ट ना हो। ये सब हम काम किए हैं। काम की जानकारी रहे तब ना वो लोग करेंगे। अब देखिए जैसे कि दिनारा बाजार है, ये दिनारा बाजार नरक हो गया था, 15 साल क्यों नहीं हुआ। इस रोड को मैंने बनवाया, अभी टेंडर हो गया है, अब फैसला हो, दोनों ओर से नली बनेगा, इसमें लाइटिंग लगवाएंगे। मतलब ये सारे कुछ कार्य अभी इसमें पहले हुआ ही नहीं है। जो मैं गिना रहा हूं, मैं आपको चुनौती देता हूं कि लोग कहें कि हमने कराया है। उनके रिजिम में कोई अभी लोकसभा के चुनाव में वहां देख के हाँ नहीं, चुनौती ये माने में नहीं रहे, वो कहे कि नहीं हुआ है, वो कहे कि काम जो मैं गिना रहा हूं कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है। और इससे छोटा छोटा काम तो गिनाइएगा तो इतना है, कोई कुछ तो इसी नगर में मैंने 3 वो नगर पंचायत नगर में ही नगर के उपाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, 3 रोड दिलवाया मैं करीब 3 करोड़ रुपए का। यही मौल साहब जो अभी सिंचाई कमिश्नर है, नगर विकास के आयुक्त थे, तो उन्होंने दिया था 3 रोड हमको। एक 75 लाख का है, ऐसे 86 लाख का है। मैंने इस तरह का जो नरक था उस सारे चीज को हमने लाया, बनवाया। कि 3 रोड में काम होने जा रहा है, टेंडर हो गया है, टेंडर फाइनल भी हुआ है, अब काम होने जा रहा है। राम मनोहर लोहिया के सिद्धांत पे चलने वाले लोगों में से आप हैं। राजनीति में आए उनके ही मकसद को पूरा करने के लिए, मौका मिला आपको 5 साल काम करने का। आप उस मकसद में यानी लोहिया जी के मकसद को या उनके विचारधारा को कहां तक सार्थक आपको लगता है कि इन 5 वर्षों में आपने कुछ किया उन विचारधारा को लेकर? जो मुझे करना चाहिए, लोहिया के विचार को जमीन पर लाना चाहिए, मैं नहीं ला सका। मुझे कहने मत शक्ति नहीं है। वो सब महान लोग थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनकी बात को हो। वो चाहते थे कि महिला को अधिकार मिले। वो चाहते थे इस देश का उतना बड़ा विद्वान उस आदमी ने किसान नीति बनाया, कृषि नीति बनाया, गांव नीति बनाया, उद्योग नीति बनाया। लोहिया ने लघु उद्योग नीति बनाया। नेहरू जी से विरोध के बावजूद एक साथ बैठ करके इस देश के तस्वीर को संवारने का वो लोग बात करते थे। वो ऐसे राजनेता थे। लोहिया नेहरू जी चाहते थे कि वो राज्यसभा में चले जाएं, हम भेज देंगे, उन्होंने जाना स्वीकार नहीं किया। लोहिया तो आप उनके विचारधारा को पूरा नहीं कर पाए, या मतलब लगता है आपको कि आपने अभी क्षमा मांगा कि मैं नहीं कर पाया? बाधाएं कहाँ लगती हैं? बाधाएं सरकार है। सरकार जब तक नहीं अपनी होगी तो बहुत चीजों को हम नहीं कर सकते हैं। एक एमएलए को अब यहाँ हम चाहते हैं कि अपराध मुक्त हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो प्रखंड, तो भ्रष्टाचार मुक्त तब होगा जब यहाँ अच्छे अधिकारी आएंगे। अच्छे अधिकारी की पोस्टिंग कौन करेगा? आप अपराध और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जबकि आपकी पार्टी को ही अपराधी और भ्रष्टाचारी का झेलना होता है। तो प्रचार करने वाले लोग करते हैं तो उसका हम जवाब नहीं देंगे। ये तो प्रचार करने वाले लोग होते हैं। अगर गरीब को उठाना अपराध है तो मैं उस अपराध के अपराधी हैं। अगर प्रखंड पर गरीबों को पहुंचाना अपराध है तो मैं अपराधी हूं। जिला पर अगर गरीबों को पहुंचाना अपराध है तो मैं अपराधी हूं। गरीबों को सत्ता में अधिकार देना अपराध है तो मैं अपराधी हूं। सत्ता में वंचित लोगों को अधिकार देना अपराध है तो मैं अपराधी हूं। लोहिया ने इन्हीं सवालों को कहा था जमीन पर लाने के लिए, जो हम लोग नहीं ला सके। अगर एक बार मैं बिहार के मतदाताओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि एक बार लोहिया ने यह भी कहा था कि रोटी, सत्ता और पान को बदलते रहो। एक तरफ रहेगा तो रोटी जल जाएगी, पान सड़ जाएगा, सत्ता निरंकुश हो जाएगा। ये सत्ता निरंकुश हो गया है, इस सत्ता को बदलने की आवश्यकता है। इसीलिए ये लोग इस सत्ता को पुनः 5 साल वाले बात गिना रहे हैं। अपनी उपलब्धि नहीं कह करके उस 5 साल की बात को कह रहे हैं कि उस समय क्या था। जी, आप वर्तमान में आपने बताया कि सरकार अपनी नहीं है, इसलिए बाधाएं वहां आती हैं काम करने में। तो इस 5 वर्षों में, जबकि केवल 17 महीने की सरकार आपकी रही, गठबंधन में आपके पार्टी के गठबंधन में सरकार रही, बाकी का जो पूर्व का 17 महीने पहले का जो कार्यकाल और 17 महीने बाद का जो कार्यकाल आप लोग विपक्ष में बैठ करके रहे,
तो कैसा तजुर्बा रहा, मतलब काम करने में कितनी सुविधाएं असुविधाएं, या कैसे मतलब कैसे मैनेज करते हैं वहां पे, जबकि सरकार आपकी नहीं है, आप इतने विकास कार्य बता रहे हैं कि हमने करवाए, तो कैसा माहौल रहता है वहां? जो विधायक कर्मठ होगा वो किसी भी दल का होगा, अगर चाहेगा काम कराना तो अफसर से लड़के करा लेगा, और हम लोगों ने उसी दौर से लड़के कराया है। हम सचिवालय रोज, और कल भी सचिवालय में गए थे, हम रोज जाते हैं सचिवालय में। आज हम आ रहे थे तो एक रोड का अभी मामला अटका हुआ था, तो मैं अभी बात किया अभियंता प्रमुख से, हमारे नंबर को निकालिएगा तो उसका नंबर आ जाएगा। एक यहाँ पर सिमरी मछली फार्म से लेकर के भूई दलित टोला तक का एक रोड है, जो डीपीआर चला गया है, डीपीआर नहीं मिल रहा है। तो उस डीपीआर को मैं खोजवा रहा था, अजीत जी हैं उसके कस्टोडियन, तो मैंने कहा कि इसको खोज के निकालिए, और नहीं तो मैं परसों दिन आऊँगा, उसको डुप्लीकेट फाइल लेकर के आऊँगा, उसको करवाऊँगा। तो लगना तो पड़ेगा, और जो नहीं लगेगा केवल चाहेगा कि ऐसे काम हो जाए तो काम नहीं होगा। और काम लगने पर एमएलए को भी बहुत ताकत है, एमएलए को भी बहुत पावर है कि अपने काम को करा सके, और सत्य काम करे तब, गलत काम नहीं, सत्य काम, जनहित का जो काम चाहे तो करा सकता है। अब जैसे कि एक उदाहरण आपको देते हैं, अभी जो बिहार के मुख्य सचिव हैं मीना साहब, उस समय वो रोड कमिश्नर थे, तो ये जो दिनारा का जो रोड बना उन्हीं का देन है। तो मैं उनके यहाँ 5 बार गया, कहा कि क्या करें मंडल जी, कहाँ से ही होगा, हमको कैसे क्या करें, फाइलें नहीं मिल रहा है। फाइल मिसिंग रोड में चला गया था, रोड का कहीं कोई नाम है, हमारे हुजूर को पावर है, हमारे सर को पावर है, इस रोड को आप अधिग्रहित कीजिए कि इस रोड को मैं रोड विभाग में लेता हूँ और आप टेंडर निकाल दीजिए। तो कहना कि इसमें क्या करना पड़ेगा, हम आपको डिवीजन दे दीजिए, 2 डिवीजन है, या कोचस डिवीजन या तो बक्सर डिवीजन। तो कहना कि नजदीक कोचस 14 किलोमीटर। उन्होंने उसी समय संचिका मंगाया और उस रोड को, मिक्सिंग रोड को तोड़ करके इसको रोड में ग्रहण किया और हो गया। तो लगा आदमी, हम नहीं 5-7 बार जाते, ये नहीं बनता। ये जो नली बना है, मैं उनसे भी मिला था, मुख्य सचिव जो बिहार में मुख्य सचिव होकर आए, रोड के बाद वो चले गए थे दिल्ली गए थे, तो मैं दिल्ली में भी उनसे मिला था। यहाँ के जो बढ़िया अधिकारी हैं सब यहाँ से भाग गए, बढ़िया रोड यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं है। पंकज दीक्षित थे जो हमारे जिला के कलेक्टर, ईमानदार कलेक्टर, चले गए यहाँ से, अभी पीएमओ में हैं। मैं वहाँ भी दिल्ली गया था तो उनसे मिला था। आपका कई ऐसे अफसर हैं जो यहाँ से चले गए, जो हमारे जिला में भी रहे। विपक्ष में होने के नाते आप लोग विपक्ष में हैं, तो मतलब किसी काम को लेकर के सचिवालय वगैरह में सुनवाई होती है या फिर थोड़ा निश्चित? देखिए, इस राज्य में मंत्री को कोई पावर नहीं है, और मैं जो भी गिनाया हूं आपसे, एक मंत्री के यहाँ जाकर काम नहीं कराया हूं, सब कमिश्नर के यहाँ कराया हूं। रोड जो हमारा बना है वो पंकज पाल जी जो विद्युत बोर्ड का भी चेयरमैन है, उस समय वो RWD के कमिश्नर थे, मैं उनके यहाँ लड़ करके सब कराया। उस समय तेजस्वी जी मंत्री भी थे इस विभाग के, मैं उनके यहाँ मैं नहीं गया, मैं पंकज दीक्षित से सब करवा लिया, अरे पंकज पाल से। तो अगर लगी, जैसे कि रोड को आपको हम बताए, जानकारी भी होना चाहिए। हाँ, जानकारी भी होना चाहिए। लगे फाइल पर लगे रहिएगा तो निकाल लीजिए, और काम तो जनता का है, तो अफसर भी तो कहेगा कि भाई जनता का काम करा रहा है, इसको तो कोई व्यक्तिगत इसमें इसको कोई लाभ है नहीं। जब व्यक्तिगत लाभ की हम बात बताएंगे तो नहीं करेगा, मतलब इच्छा शक्ति हो तो हाँ, काम करा सकता है कोई भी। सांसद को और विधायक को बहुत पावर है, लेकिन अभी जो सरकार है इस पावर को निस्तानाबूद कर दी है। ये नहीं चाहती है कि प्रतिनिधि का पावर रहे। अब बताइए, जो घटना घटा विधानसभा, कुछ विधायकों का आरोप ऐसा भी है कि भाई भाजपा और जेडीयू का एप्लीकेशन होता है तो वो फटाफट हो जाता है, और CPI ML और RJD और ये सब ऐसे विधायक जाते हैं तो थोड़ा फाइल साइड में रख दिया जाता है, कुछ ऐसा घटना? बहुत निश्चित तौर पर सरकार में रहने वाला आदमी तो निश्चित रूप से कराता है, लेकिन विपक्ष में भी जो मजबूत है वो करा लेगा। ऐसा नहीं है कि वो रोक सकते हैं, लड़ेगा कि हमारा क्यों रोके हैं, फलाना कैसे किस आधार पर किए हैं। कमिश्नर के यहाँ, मंत्री यहाँ नहीं जाएंगे, हम कमिश्नर के यहाँ जाएंगे कि फलाना का जो इसी मापदंड में था तो आपने स्वीकार किया, तो मेरा भी वही मापदंड है, हमारा भी स्वीकार कीजिए। हमारा क्यों नहीं स्वीकार कीजिएगा? हम मुख्य सचिव को लिखेंगे, हम कमिश्नर को लिखेंगे, विकास आयुक्त को लिखेंगे, तो होगा। ऐसा थोड़ा एक बार फिर से एकदम नटशेल में, मतलब कम शब्दों में अगर मैं आपके 5 वर्ष के कार्यकाल को एक लाइन में अगर डिफाइन करने की बात करूं तो कैसा था? हाँ, मेरे दृष्टिकोण में जनता फैसला करेगी
जनता का परम निर्णय है। तो आप संतुष्ट हैं? पूर्णतः संतुष्ट हैं। मैंने जो 5 साल में जिसे मुझे करना चाहिए मैंने किया है, और मुझे पूरा गर्व है कि काम के बल पर अगर वोट मांगना होगा तो मुझे वोट नहीं मांगना है। चाहे दिनारा, कोई बाजार, कोई शहर, हर जगह मैंने काम किया है। और अगर जनता को, और मुझे सौभाग्य है आपके माध्यम से कि इस दिनारा की महान जनता को मैं प्रणाम करता हूं और ये बात कहता हूं कि वो किसी भी राजनीतिक दल के लोग हैं मेरी आलोचना नहीं करते हैं। कि इसलिए मेरे विरोधी वोटर भी वो भी कहते हैं कि काम करते हैं, बुलाने पर आते हैं, ये बात वो लोग कहते हैं। तो इसलिए मैं उन लोगों को भी, मतलब आप संतुष्ट हैं? हाँ, हम अपने कार्यकाल से संतुष्ट हैं। जब महान जनता को लगेगा कि मैं उनके काबिल हूं, आपके माध्यम से दिनारा वासियों को अपील करता हूं, को लगे कि मैं उनके लायक हूं तो मुझे वोट दीजिएगा। अगर लायक नहीं हूं तो मुझे वोट मत दीजिएगा। मुझसे अच्छा प्रतिनिधि मिलेगा तो उसको वोट दीजिएगा। मैं अंतिम अपील आपसे यही करता हूं कि अगर हमसे भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि वो उसके बच्चे का भविष्य, किसानों के खेत का भविष्य, स्कूल का भविष्य, दिनारा का भविष्य उस प्रतिनिधि में निहित रहेगा। मुझसे अच्छा अगर कोई मिलेगा तो मुझे मत दीजिएगा, उसको वोट दीजिएगा, क्योंकि उसका भविष्य उसमें निहित है। अंतिम अपील मेरा यही है। काफी हॉट सीट रही है आपकी दिनारा। 2015 से ही दिनारा को हॉट सीट बनाया गया है। मतलब 2015 की अगर मैं बात करूं तो पूरा झारखंड कैबिनेट आपके दिनारा की गलियों में घूम रहा था जी। तो फिर से चुनाव आने वाला है। 2015 से 20 और अभी 25 यानी 10 वर्ष बीत गए। मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार दिनारा विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ किन मुद्दों पे चुनाव होने वाला है? आप लोग कौन से मुद्दे पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं? मेरा केवल एक मुद्दा है, समृद्ध दिनारा, विकसित दिनारा, शिक्षित दिनारा, खुशहाल दिनारा मैं बनाना चाहता हूं। और उसके लिए अगर उनको लगे कि मैं उनके उपयुक्त हूं, ये कर सकूंगा, तो मुझे स्वीकार करेंगे। और उनको लगे कि मैं बढ़िया दिनारा नहीं बना सकता हूं, तो जो बढ़िया दिनारा बनाने वाला है उसको वोट देंगे यहाँ की जनता। में उनसे यह अपील करता हूं। बिहार के परिप्रेक्ष्य में, चूंकि आप प्रदेश महासचिव भी है राष्ट्रीय जनता दल के, तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो बिहार में किस मुद्दे पर चुनाव होने वाला है? मतलब प्रदेश स्तर का मुद्दा क्या है? प्रदेश स्तर का मुद्दा भ्रष्टाचार है, अफसरशाही है, बेरोजगारी है, बिहार अपमानित है। मैं अभी गया था गुजरात, मैं भी गुजरात गया था, ये भी गए थे मेरे साथ। 100 साल हम पीछे हैं, 100 साल अहमदाबाद से हम पीछे हैं। वहां क्वीन सिटी एक बनाए हैं मोदी जी, क्या चीज है। मतलब मोदी जी के अच्छे कार्यों की मैं वहां अच्छे कामों का मैं कह रहा हूं कि उन्होंने अच्छा वहां काम किया है। मैं आपसे कह रहा हूं कि वहां उन्होंने बढ़िया बनाया है, क्वीन सिटी बनाया है। लेकिन क्वीन सिटी पटना में कब बनेगा मैं ये जानना चाहता हूं। खुशहाल हमारा दिनारा कैसे होगा मैं ये जानना चाहता हूं। क्यों गुजरात में क्वीन सिटी बनता है और पटना में नहीं बनता है? पटना नरक है अहमदाबाद की तुलना में। नरक से मैं तुलना करता हूं पटना का। और अभी 3000 लाख करोड़ गुजरात को मिलता है। 3000 लाख करोड़ गुजरात को, और 1000 लाख करोड़ बिहार को मिलता है। हमारी आबादी दूसरी, हमारा क्षेत्रफल दो बड़ा, ये अंतर कैसे पटेगा? ये कैसे पटेगा? हमको दोबरी मिलना चाहिए तो हमको 1 हिस्सा मिलता है, उसको 3 हिस्सा मिलता है। वो विकसित है, जो समृद्ध बच्चा है उसको आप दूध पिला रहे हैं, जो कमजोर बच्चा है उसको आप पानी पिला रहे हैं। दोनों की बराबरी नहीं हो सकती है। मुद्दे क्या रहेंगे बिहार चुनाव? बेरोजगारी, बिहार को समृद्ध बनाना, बिहार में नौकरी लाना, उद्योग लाना। 20 साल में एक उद्योग लगा है, सारा जो उद्योग था बंद हो गया। आप मांग कर रहे हैं कि 2005 से पहले क्या था? अरे 2005 से पहले लालू यादव अच्छा नहीं थे तभी ना आपको बनाए लोग। इसलिए बनाए कि आप उद्योग लगाइएगा, आप इसलिए बनाए कि यहाँ बेरोजगारी खत्म कीजिएगा, इसलिए बनाएगा कानून व्यवस्था ठीक कीजिएगा, इसलिए बनाया कि यहाँ के गांव में खुशहाली आएगी। तो आप लाए नहीं, कह रहे हैं कि एक अवसर और दीजिए तो मैं करूंगा। किस लिए अवसर? मैं अंत में आपसे यही कहूंगा कि डॉक्टर लोहिया की युक्ति रोटी, सत्ता और पान
को बदलिए, पलटना चाहिए। पलटिए। ये बिहार के मतदाताओं, जिसे मुख्यमंत्री बनाना है बनाओ, लेकिन इस सरकार को पलटो। इस सरकार रहने के लायक नहीं है। यहाँ अफसर राज चला रहे हैं, प्रतिनिधि बौना हो गए हैं। तेजस्वी बने, तेजस्वी को भी संघर्ष करना पड़ेगा अफसरशाही को मिटाने के लिए। ये साधारण नहीं हुआ है। हम आपसे के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, इतना साल में कितने आईएएस को इन्होंने सस्पेंड किया? 20 साल में एक आईएएस को सस्पेंड इन्होंने किया। अभी झारखंड में अभी शिबू सोरेन ने 2 को सस्पेंड कर दिया, मायावती ने सस्पेंड किया अपने रिजीम में। इन्होंने कौन को आईएएस को सस्पेंड किया? यहाँ का तो एक कलेक्टर फोन किया, कौन? नीतीश कुमार। फोन पर सुने होंगे आप, कौन नीतीश कुमार बोल रहे हैं? अफसरों का इतना मन बढ़ा हुआ है, मुख्यमंत्रियों को कह रहा है कौन? नीतीश कुमार। मुद्दे की बात चल रही है, तो दिनारा का महत्वपूर्ण मुद्दा क्या रहेगा इस बार? मतलब दिनारा में किस मुद्दे का चुनाव? दिनारा, विकसित दिनारा, समृद्ध दिनारा, खुशहाल दिनारा, गांव गांव में सारी व्यवस्था हम करें। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है दिनारा? सबसे बड़ा मुद्दा यह रहेगा कि यहाँ पर एनएच पर अभी तक यहाँ पर एक सर्किट हाउस नहीं है दिनारा में रहने के लिए। कोई आवे तो यहाँ रहने के लिए कोई एक सर्किट हाउस नहीं है। ये हम यहाँ बनाना चाहते हैं। यहाँ के नहरों को जो भी बन रहा है, इसको मैं पक्की कराना चाहता हूँ कि किसानों को पानी मिले सही जगह पर, बिजली ठीक हो जाए यहाँ का। और स्कूल को हम चाहते हैं कि हमारा स्कूल, जो हमारे बच्चे कोटा में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, उस बच्चों को हम यहाँ बढ़िया व्यवस्था दें कि यहाँ के बच्चों को शिक्षा बढ़िया मिल सके। यही दिनारा के लिए। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार आपने मुद्दा बताया बिहार में रहेगा अपोजिशन की तरफ से। दिनारा में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर के आप लोगों की क्या नीति, क्या प्लानिंग है? दिनारा में भ्रष्टाचार है, मैं मान रहा हूँ। दिनारा में बेरोजगारी है, यहाँ के लोग भाग करके बाहर जाके कमा रहे हैं। तो जब तक उद्योग नहीं लगेगा, हम उद्योग लगाना चाहते हैं, कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग हम लगाएंगे, हमारे बच्चे बाहर नहीं जाकर कहीं उसको रोजगार मिलेगा। पहले जो राइस मिल, कृषि के मामले में काफी समृद्ध है। पहले हमारा यहाँ राइस मिल का बड़ा उद्योग था, तो मुख्यमंत्री जी की कृपा से बंद हो गया। कभी उसना को अरवा कर देते हैं और कभी अरवा को उसना कर देते हैं। तो अब ये बताइए कि पहले जितना अरवा उसना मिल था नटवार में, जितना उस बिहार में सबसे ज्यादा नटवार या नोखा में मिल था, तो इसको इन्होंने अरवा बना दिया। और जब अरवा जब चालू किया इन लोग लगा कर करोड़ों रुपया, तो अब पा रहे कि उसना खरीदाएगा। तो ये बताइए कि सारा फिर अरवा वाला मिल उसना बनेगा तो पैसा कहाँ से आएगा? कौन देगा उसको? मिल वाले को जो लोन लिया है, लोन कैसे भराएगा? तो ये सब समस्या है दिनारा का। ये सर हाँ, ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है कि जहां पर हमारे पुरखों ने अपने से उद्योग लगा करके यहाँ के लोगों को रोजगार दिया था, बंद है, उसको चालू करवाना है। केंद्रीय मुद्दों की अगर बात की जाए तो राज्य स्तर के चुनाव में, यानी कि बिहार के चुनाव में केंद्रीय मुद्दे कितना प्रभावी रहने वाले हैं? मैं बात कर रहा हूं पहलगांव हत्याकांड की, मैं बात कर रहा हूं वक्फ संशोधन बिल की। तो क्या लगता है ये सब क्षेत्र में प्रभावी रहने वाले हैं? मतलब निश्चित रूप से प्रभावित रहेंगे। देश के लोग नकली प्रधानमंत्री को पहचान लिए हैं। ये प्रचार मंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री नहीं है। वो जो घटना घटी और हमारे सैनिक जब आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने वापस क्यों बुलाया? इंदिरा गांधी याद आ जाती है। सैनिक भी तो वही आगे भेजे तो फिर वापस क्यों बुला लिए? इंदिरा गांधी थी जिसने 93 लाख, दुनिया के इतिहास में 93 लाख सैनिकों को सरेंडर करा दिया और बांग्लादेश अलग बना दिया। कभी उसने वोट की राजनीति नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि हमने किया। और ये करते कुछ नहीं है, प्रचार करते हैं। हमारे सैनिकों का मनोबल टूटा है इस घटना से, जो हमारे सैनिक बढ़ रहे थे। आज चीन क्या कर रहा है? चीन आज क्या कर रहा है? चीन हमारे सीमा में घुस रहा है, उसका मनोबल बढ़ा हुआ है। तो ये सब चीज है, इस समुद्र से उनको फायदा होने वाला नहीं है जी, उनको घाटा होने वाला है, इससे फायदा नहीं होना है। वक्त बिल पर भी इस देश के लोग मान रहे हैं कि इंसाफ नहीं हुआ है। जिसे 370 लगाए, तो आज क्या हुआ कश्मीर में? जरा बताइए, कितने लोग जाकर के कश्मीर में बसे? सबको बसने का अधिकार है। कोई जाके वहां बना रहा है? कोई नहीं जा रहा है। झूठों के
उपलब्धि गिना रहे हैं, मंदिर मस्जिद हिंदू मियाँ। अरे यार इस देश में बेरोजगारी समस्या है, इसको कीजिए, ये मुद्दा नहीं है। जहां जाइए तहां बस वक्फ संशोधन बिल से फायदा और नुकसान किसको, मतलब चुनाव पे कितना असर पड़ रहा है, किसको फायदा किसको नुकसान होने वाला है? अब तो ये वक्त बताएगा। कुछ होगा लेकिन कुछ असर निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा, निश्चित रूप से। दिनारा में भी असर पड़ेगा। दिनारा में तो ऐसे ही भी लोग सब लोग ठीक रहते हैं, ऐसा नहीं है। पहले भी सारे लोग जो, हम लोगों को सभी वर्ग का वोट है, हमको सभी लोग वोट देते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हैं सब लोग हमको वोट देते हैं, इसलिए हमको इसमें कोई पक्ष अविपक्ष का नहीं है। जी आपके चहेते नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार माननीय तेजस्वी यादव जी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर के वो चिंतित दिखते हैं, सवाल उठाया करते हैं, आपको कैसे देखते हैं? उनका सवाल वाजिब है, उनके वो चाचा हैं, उनके बहुत करीब रहे हैं, उनके बारे में बहुत जानते हैं वो, इसलिए सवाल को उठा रहे हैं। वो बीमार हैं तो उनका चिंतित रहना स्वाभाविक है। एक बच्चा को चाचा के प्रति चिंता करना स्वाभाविक है। मतलब बीमार हैं वो, निश्चित रूप से बीमार हैं। अब कहीं भी जाते हैं, जिस तरह का ढंग का वो काम करते हैं देखने में, तो लगता है कि कहीं महिलाओं को पकड़ लेना, कहीं महिलाओं को ऐसे पकड़ लेना, इस निश्चित रूप से दर्शाता है कि मुख्यमंत्री जी ऐसे नहीं थे, पहले ऐसे नहीं थे, तो अब ऐसे हो गए हैं। अब मुख्यमंत्री जी को स्वयं संन्यास ले लेना चाहिए, लेकिन अब तो प्रचार करवा रहे हैं कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, और हम लोग का नारा है 25 से 30 फिनिश नीतीश, फिनिश नीतीश, हमारा नारा है कि फिनिश नीतीश। इस मुद्दा रहेगा, उनका स्वास्थ्य मुद्दा रहेगा, निश्चित रूप से रहेगा। और इस राज्य के लोगों को बीमार मुख्यमंत्री ही चाहिए, विकसित मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, तो लोग दे वोट। लेकिन हम लोग का तो मुद्दा है। उनके बेटे की राजनीति में एंट्री की बात हो रही है, मतलब निशांत कुमार को लाया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, कैसे देखते हैं आप? राजनीति में सबको आने, आप अगर एक तरफ कह रहे हैं कि उनको रिटायर हो जाना चाहिए, तो निशांत कुमार का स्वागत करते हैं? निश्चित स्वागत करते हैं, सब राजनीति में आने का सबको अधिकार है, हम स्वागत करते हैं। वो आए राजनीति करें, उनको अधिकार है, तो उस अधिकार को हम रोकने वाले कौन होते हैं? लेकिन नीतीश जी अब राजनीति करने लायक नहीं है, उनके बेटा आए तो स्वागत है। कुछ और नई पार्टियां भी मैदान में हैं इस बार। मैं जन सुराज की बात कर रहा हूँ, प्रबलता से दिख रही है उनकी, मतलब उपस्थिति प्रबलता से दिख रही है चुनाव में। उपचुनाव में भी उपस्थिति दर्ज करवाई उन्होंने, आरोप लगाते हैं। अब मोर्चा खोला हुआ है आपकी पार्टी के ऊपर, माननीय नीतीश कुमार जी पे भी मोर्चा खोला हुआ है, कितना प्रभाव डाल रहा है? निश्चित तौर पर अभी तो वो अपना प्रभाव चला रहे हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर जी हमारे घर के लड़के हैं, हमारे घर के बेटा हैं, इसी जिला के रहने वाले हैं। उनके पिता का इतिहास डॉक्टर थे, और निश्चित रूप राजनीति करें, हम लोग चाहेंगे। उनके राजनीति करने से या फिर उनके जो वोट जो कटेंगे, वोट जो बटेंगे, प्रभाव किस पे पड़ रहा है? मतलब आपकी पार्टी पे कितना प्रभाव? जो अगर लोग चाहते हैं कि वो बढ़िया राज करेंगे, वोट उनको देंगे। वोट ले रहे हैं वो, वोट काट? निश्चित रूप से उनके लोग हैं, यहाँ पर दिनारा में भी उनके लोग घूम रहे हैं। असर किस पे पड़ेगा? तो हमको लगता है कि दोनों तरफ का वोट उनको जाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही तरफ का वोट जाएगा। वो तो बोलते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, जो हो, लेकिन लोगों जो देखिए, जो तीसरा विकल्प चाहते हैं उधर जा रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि कोई बिहार में तीसरी धारा बने, वो लोग उधर जा रहे हैं। आरोप लगाते हैं आपके नेता पे, आपके चहेते उप मुख्यमंत्री पे कि नौमी फेल रटते रहते हैं। हाँ। कैसे काउंटर करें? कोई काउंटर करने की आवश्यकता नहीं। मतलब मानते हैं आप ये कि वो जो बोल रहे हैं वो सब? तेजस्वी के काबिलियत पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। उनका 17 महीना और फिर 18 महीना फाइल खोजते रह गए नीतीश कुमार, कोई गलत फाइल नहीं मिला, कोई ऐसा काम इन्होंने नहीं किया जिस पर इस पर उंगली उठाया जाए। यहाँ तो उंगली तब उठाया जाता है जब रेलवे को लालू प्रसाद ने इतना लाभ दिया, तो लालू प्रसाद को फंसाने वाला 24 घंटा इसी में रहता है,
अब कैसे अभी कल बैठक हुई मुख्यमंत्री निवास में और इस पर बात हुई कि 5 वाला मुद्दा हम लोग उठाएंगे। अपना मुद्दा कुछ है नहीं, 5 वाला मुद्दा उठाइए कि लालू जी का राज कैसा था। बेचैनी यहां है, जिस आदमी ने मढ़ौरा में रेलवे कारखाना दिया, जिसने मुजफ्फरपुर में कारखाना दिया, आपने क्या दिया? आप भी रेलवे मंत्री थे, आप भी कारखाना दिए होते। तो ये लोग बिहार को बढ़ाना ना, राज करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर जी की बात चल रही है, आपके क्षेत्र के वो बेटा है, आपने ऐसा बोला। एक घटना सामने आ रही है जिसकी चर्चा करना जरूरी मैं समझता हूँ, महत्वपूर्ण है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी के गांव वो जा रहे थे, रोक दिया गया रास्ते। कैसे देखते हैं इसकी? मैं घोर निंदा करता हूं। लोकतंत्र में अधिकार नहीं। मेरे गांव में किसी को जाने का अधिकार है, वोट मांगने का अधिकार है, हमारे दरवाजे पर भी वोट मांगने का अधिकार है। वोट मांग, सबको वोट मांगा। हमारे यहां भी जाकर के लोग कहेंगे हमको वोट दीजिए, ये अधिकार है। नीतीश जी को अधिकार नहीं है कि हमारे यहां वोट आके मांगे। क्यों? मतलब नहीं, बेचैन, ये बेचैन लोग हैं, ये बेचैन लोग हैं। डर है किसी बात, डर का है इस बात का। अब बताइए कि यानी क्या चीज है, रुकना चाहिए। अच्छा, दिनारा हमारे बाप का है, यहाँ हर दिनारे के लोगों का दिनारा है, सबको यहाँ आने का अधिकार है। आप हमसे इंटरव्यू लिए, दूसरे लोगों से भी इंटरव्यू लेने, आपको छूट है, आपको अधिकार है, सबसे पूछ सकते हैं कि आपका हमारा कार्यकाल कैसा है। किसी को अच्छा लगेगा, किसी को खराब लगेगा, तो खराब कहेगा तो उसको हम तो बोलेंगे, उसको उसके नजरिए में मैं खराब हूं तो खराब कहा। प्रदेश महासचिव होने के नाते क्या लगता है आपको, क्या डर है? उनको क्यों नहीं घुसने दिया उनके गांव में? उनको बेचैनी हो गया है, वो नहीं चाहते हैं कि नालंदा में कोई राजनीति करे, एक तरफा छोड़ दे। हाँ, और उनको डर है कि हमारे वोट को प्रभावित करेंगे। जिस वोट प्रभावित होने का डर। देखिए, उनको वोट कर्म पर नहीं मिलता है। नीतीश कुमार को वोट कर्म पर मिलता ही नहीं है। नीतीश कुमार डरा के वोट लेते हैं, नीतीश कुमार डरा के वोट लेते हैं कि फिर लालू यादव आएगा आपको खा जाएगा। ये नहीं कि मैंने दिनारा में ये किया हूं इसलिए हमको वोट दीजिए। मैं चुनौती देता हूं कि इस दिनारा में कोई काम के बल पर वोट मांगे, मैं उनको चुनौती देता हूं। चलिए, आपने ये बात बोला कि कोई काम के दम पे वोट मांगे तो हाँ, मतलब काम के दम पे अगर वोट हो तो लोग मुझे छोड़ के वोट नहीं करेंगे। मेरा प्रश्न ये है कि पब्लिक आपको वोट करे, 5 बातें ऐसे बताइए, 5 ऐसी बातें बताइए जिस कारण पब्लिक आपको वोट करे, गिनती करवा दीजिए। मैंने रोड बनवाया, मैंने हॉस्पिटल बनवाया, मैंने बिजली लगवाया, मैंने स्कूल को ठीक किया, मैंने नहर को ठीक किया। ये मेरी 5 उपलब्धि है। मतलब विकास के नाम पे आप वोट मांगेंगे? हाँ, हम विकास के नाम पर वोट मांगेंगे, जात के नाम पर नहीं, समीकरण के नाम पर नहीं, कर्म पर हमको ये 5 हमारी उपलब्धि इन क्षेत्रों में। और मैं विरोधियों से कहता हूं कि मैं गिनाया हूं, इसको काट करें। आप भी गिनवा? हाँ, आप भी गिनवा के आप वोट ले लीजिए। एक बार दिनारा की बातचीत चल रही है, चुनाव मतलब लगातार में चर्चा चल रहा था आपके कार्यकर्ताओं से। उन्होंने कहा कि ऐसे पहले विधायक हैं जो जीतने के बाद 5 वर्ष तक लगातार घूमते ही रहते हैं क्षेत्र में। तो लगातार क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, लोगों से मुलाकात हो रही होगी, 1 to 1 बातें भी हो रही होगी। अब जबकि चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में आपके अपने क्षेत्रीय जनता से आपके अपने संकल्प और अपने वादे क्या हैं इस चुनाव को लेकर के? किन संकल्पों के साथ इस बार चुनाव में जाएंगे आप? आपसे बताइए कि विकसित दिनारा, समृद्ध दिनारा, खुशहाल दिनारा, भाईचारा का दिनारा मैं बनाना चाहता हूं, और इसमें आइए हमको सहयोग कीजिए। मतलब ये संकल्प है, मेरा ही संकल्प है। हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप अपने क्षेत्र की जनता से, प्रदेश की जनता से, देश की जनता से कोई अपील करना चाहे तो वो अपील क्या होगा? यही अपील होगा क्षेत्र की जनता से कि आपको लगे कि विजय मंडल ने दिनारा के लिए कुछ किया है तो मुझे स्वीकार करें। आपको लगे कि मैं आपके काम नहीं किया हूं तो मुझे वोट मत दीजिए। मैं जनता से अपील करता हूं। अगर आपको लगता है, विजय मंडल जी का जनता से अपील है कि अगर आपको लगता है कि उन्होंने विकास कार्य किए हैं, उन्होंने कुछ आपके लिए भला किया है, तो उन्हें वोट दीजिए। अगर आपको लगता है कि उन्होंने कोई अच्छे कार्य नहीं किए हैं तो आप स्वतंत्र हैं, उन्हें वोट नहीं भी दे सकते हैं। ये आपका अपील। जी, मैं पहला एमएलए हूं जो यहाँ करीब 1500-2000 लोगों को
मेडिकल में सहायता किया हूँ। किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को, मैं घर से नहीं, मुख्यमंत्री राहत कोष से मैंने दिलवाया हूँ सबको, और सब वर्ग के लोगों को मैंने दिलवाया। पहले दिनारा में कोई नहीं दिलवाता था, तो हमसे पहले भी तो मिलता, एमएलए लोग थे, क्यों नहीं दिलवाए, लेकिन हमने दिलवाया सभी लोगों को। तो ये सब काम हमने किया है, सब और सबके लिए। और मुझे खुशी है, एक बात चैनल के माध्यम से मुझे खुशी दिखाई पड़ रही है कि यह दिनारा जातिवाद में ग्रसित था, उसको मैंने बाहर निकाला। आज सब लोग कहते हैं कि कोई दिनारा में तनाव नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, सब प्रेम से रहते हैं। ये मेरी उपलब्धि है, मैं इसको अपना उपलब्धि मानता हूं कि इस दिनारा में कहीं कोई झगड़ा नहीं है, कहीं तनाव नहीं है, कहीं कोई वैमनस्य नहीं है, सब लोग एक साथ रहते। मैं पहला एमएलए हूं कि किसी के दरवाजे पर जाकर खा करके चला आऊंगा। कोई ये नहीं कहेगा कि किसी गांव में जाऊंगा, वोट दिया हो या नहीं दिया हो, जब मैं जाऊंगा कहेगा खाना खिलाइए, खाना खाकर मैं चला आऊंगा। ये मेरी उपलब्धि है। तो ये थे हमारे साथ दिनारा 210 नंबर विधानसभा से विजय कुमार मंडल जी। ऐसे ही अलग अलग विधानसभाओं में वहां के क्षेत्रीय नेताओं से, वर्तमान विधायकों से, पूर्व विधायकों से, संभावित प्रत्याशियों से हमारी बातचीत होती रहेगी। उनका जीवन परिचय हम रिकॉर्ड करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल टुडेज ब्लूप्रिंट न्यूज को। विजय मंडल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए।